जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम आपसे गति के विषय में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, गति के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है दोस्तों, गति गति क्या है? समय के साथ वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का होना दोस्तों क्या कहलाता है? गति कहलाता है। क्या हुआ? समय के साथ वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होना दोस्तों क्या कहलाया? गति कहलाया। आइए दोस्तों, गति के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, गति के प्रकार। क्या लिखा है दोस्तों? गति के प्रकार लिखा है। गति के प्रकार के अंतर्गत दोस्तों आपको पता चलेगा एक समान गति और असमान गति। कौन सी गति दोस्तों? एक समान गति और दूसरी असमान गति। आइए एक समान गति के बारे में जानते हैं। एक समान गति क्या होती है? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना दोस्तों क्या कहलाता है? एक समान गति। जैसा कि आप जान लीजिए, यदि आपको कहीं जाना है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप एक घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तो उसे कहते हैं समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। दोस्तों, आइए असमान गति को जानते हैं। असमान गति क्या होती है? असमान गति दोस्तों जो है, असमान गति असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना क्या कहलाता है? असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना दोस्तों आपका असमान गति होता है। आइए दोस्तों, ऊपर चलते हैं और आपको गति के समीकरणों से अवगत कराते हैं। पहला समीकरण लिखा है v बराबर u प्लस ए टी। क्या लिखा है दोस्तों? v बराबर u प्लस ए टी। यदि आपको वेग ज्ञात करना होगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? v बराबर u प्लस ए टी फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे u क्या होता है? u होता है दोस्तों आपका अपना प्रारंभिक वेग, a क्या होता है? a त्वरण होता है, t समय होता है, s दूरी होती है और v होता है दोस्तों, v आपका अंतिम वेग होता है। दूसरा समीकरण आपका दोस्तों क्या है? दूसरा समीकरण है दोस्तों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि आपको दूरी ज्ञात करनी है तो आप इस समीकरण का प्रयोग करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, s से क्या होगा? s से दोस्तों आपकी अपनी दूरी होगी, u से क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा, t से समय होगा, हाफ यानी आधा, a से क्या होगा दोस्तों? त्वरण होगा, t से पुनः समय हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे और दूरी ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। आइए गति के तीसरे समीकरण को समझते हैं। गति का तीसरा समीकरण दोस्तों क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है दोस्तों? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस समीकरण का प्रयोग दोस्तों आप कब करेंगे? इस समीकरण का प्रयोग आप दोस्तों वेग को ज्ञात करने के लिए करेंगे। किसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों? वेग को ज्ञात करने के लिए करेंगे। आपको फिर से बताते हैं, यहाँ पे u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय, s बराबर दूरी, v बराबर अंतिम वेग। दोस्तों क्या है? v बराबर अंतिम वेग है। आइए आगे समझते हैं। गति के पहले नियम को आपको समझना होगा दोस्तों। क्या समझना होगा? गति के पहले नियम को। उससे पहले आपको हम ये बता दें, हमारे और आपके प्यारे न्यूटन साहब थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, कौन सी पुस्तक दोस्तों? न्यूटन साहब ने अपनी प्रिय पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गति के नियमों का वर्णन किया, गति के नियमों के बारे में बताया। गति के नियम जो दोस्तों हैं, उसमें पहले नियम को दोस्तों क्या कहा गया? पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा गया। लेकिन उस जड़त्व के नियम को पढ़ने से पहले आपको जड़त्व जानना होगा। दोस्तों, गति के नियम में आपको जड़त्व को जानना होगा, जो कि पहले नियम से संबंधित होता है। तो दोस्तों आइए जड़त्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जड़त्व क्या होता है? क्या है जड़त्व? जड़त्व दोस्तों क्या है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन ना होना, बिना किसी बल के प्रयोग किए, वही दोस्तों जड़त्व होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कोई गेंद रखी है। ये अपनी गेंद अपनी प्रारंभिक स्थिति में है दोस्तों। अब इस पे यदि हम कोई भी बल का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि हम इस बनी हुई गेंद पे कोई भी बल का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक यह गेंद इसी स्थिति में रही रहेगी, ना यहाँ से इधर जाएगी ना इधर जाएगी, अपने स्थान में परिवर्तन को नहीं करेगी, वो उसी स्थान पे रखी रहेगी दोस्तों। ठीक है, आइए जड़त्व के प्रकारों के बारे में जानते हैं।
जो दोस्तों जड़त्व के प्रकार हैं, तो विराम जड़त्व होता है, गति जड़त्व होता है, दिशा जड़त्व होता है। यदि कि दोस्तों जो वस्तु विरामावस्था में यहाँ पे गेंद थी तो विरामावस्था में है तो उसको विराम जड़त्व कहेंगे। अगर उस पर बल लगा देंगे तो उसकी गति हो जाएगी, उसे गति जड़त्व कहेंगे। और गति कर जब बल लगाएंगे तो दोस्तों उसकी दिशा में परिवर्तन अवश्य होगा तो उसे दिशा जड़त्व कहेंगे। आइए दोस्तों गति के प्रथम नियम के बारे में जान लेते हैं। गति का प्रथम नियम दोस्तों कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि विरामावस्था में नहीं है तो वो विरामावस्था में नहीं रहेगी। आइए इसके बारे में एक एक पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी दोस्तों जैसे कि यहाँ पे गेंद बनी हुई थी, क्या बनी हुई थी, गेंद बनी हुई थी। अब की आप बोतल बना लीजिए दोस्तों, क्या बनी है, यहाँ पे एक बोतल बनी है। मान लीजिए कोई भी बोतल है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अब ये बोतल ये नहीं चाहती है कि हमें इसके अपने स्थान से हटाया जाए। दोस्तों ये इस परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। और जो अवस्था परिवर्तन करता है वह बल है। दोस्तों लिखा है जो अवस्था का परिवर्तन करता है किसी वस्तु में तो वह क्या होता है, वह दोस्तों आपका बल होता है। क्या होता है मित्रों, बल होता है, ठीक है, बल था, ठीक है। आइए इसके तीसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं। जो आपका दोस्तों पहला नियम है, इस पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, पहले नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। जो बल की परिभाषा है, चौथा पॉइंट आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। दोस्तों बल क्या परिभाषा होती है, बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। बल क्या है, बल जो है दोस्तों, बल एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है। क्या है, धक्का है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, ठीक है दोस्तों। आइए इसके प्रथम नियम के उदाहरणों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पेड़ हिलाने पर फल व पत्ते गिर जाना। यदि यहाँ पे दोस्तों एक पेड़ बना होता, यहाँ पे एक पेड़ बना है, इसको पेड़ को यदि हम हिलाएंगे तो पेड़ में जो फल हैं और पत्ते हैं वो टूट के नीचे गिर जाएंगे। क्या होगा दोस्तों, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। और घोड़े के आगे बढ़ने पर उस पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाना। यदि आप घोड़े पे बैठते हैं और घोड़े के ऊपर बैठेंगे, जैसे घोड़ा आगे बढ़ेगा आपकी स्थिति का परिवर्तन पीछे की ओर आप झुक जाएंगे। दोस्तों यही क्या है, न्यूटन के गति के पहले नियम के उदाहरण है। दोस्तों लिखा हुआ है गति का दूसरा नियम। क्या लिखा है दोस्तों, गति का दूसरा नियम। गति के दूसरे नियम के बारे में समझते हैं मित्रों। गति का दूसरा नियम कहता है संवेग परिवर्तन की दर। क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। क्या होता है, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, ठीक है दोस्तों। आइए इसके दूसरे पॉइंट के बारे में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे यदि आप F बराबर क्या होता है, बल होता है, P बराबर संवेग होता है और T बराबर दोस्तों क्या होता है, समय होता है। F से हो गया बल, P से हो गया दोस्तों संवेग, T से हो गया समय। लिखा है बल लगाने पर संवेग बढ़ेगा और बल बढ़ाने पर संवेग घटेगा। यानी दोस्तों तीसरा पॉइंट आपका बना हुआ है P बराबर mv और F बराबर ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। लिखा है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है F बराबर m इंटू a, ठीक है दोस्तों। ये बल हो गया, या द्रव्यमान हो गया, ये त्वरण हो गया। F से होता है बल, m से होता है द्रव्यमान, a से होता है त्वरण। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के जो उदाहरण है, उदाहरण ये है क्रिकेटर। जैसे कि आप मैच देखते होंगे तो आपको पता है क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है तो कैच पकड़ते समय क्या करता है दोस्तों, अपने हाथ को पीछे करता है। क्या करता है, अपने हाथों को पीछे करता है, जिससे कि गेंद का जो वेग होता है वह कम हो जाता है दोस्तों। और
कैच करते समय उसके हाथों में चोट भी नहीं लगती है और वो कैच कर लेता है। दोस्तों आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है गाड़ियों का शॉकर। दोस्तों आपने देखा होगा गाड़ियों का शॉकर ऐसे 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 होता है। जब गाड़ी चलती है दोस्तों तो जब झटका उस पर लगता है मित्रों तो गाड़ी के बैठने वाले व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से गड्ढे पार हो जाते हैं। दोस्तों आइए गति के दूसरे नियम का एक और एग्जाम्पल है झटके से पत्थर तोड़ देना। जैसा कि मित्रों यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है और आप इस पे हथौड़ी से मारेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये पत्थर यहाँ से टूट जाएगा। क्या होगा मित्रों, यहाँ से टूट जाएगा। झटके से मारने पे पत्थर का चिटक जाना या टूट जाना आपकी गति के दूसरे नियम से संबंधित है। मित्रों गति के तीसरे नियम को समझते हैं। गति का तीसरा नियम दोस्तों क्या कहता है? गति का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो गति का तीसरा नियम है दोस्तों, इसी तीसरे नियम को आप एक और नाम से जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक बात है। इसे क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसे क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, इसके 3-4 एग्जाम्पल हैं। उन एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इस नियम को समझाते हैं। जैसे कि रॉकेट का ऊपर उड़ना या रॉकेट या उपग्रह का उड़ना। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे एक रॉकेट बना हुआ है। ये रॉकेट ऐसा है, ये उड़ता है। दोस्तों कैसा है? ऐसा है, ये उड़ता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे इसकी आग लगाई जाती है। जब रॉकेट में आग लगाते हैं दोस्तों तो रॉकेट ऐसे करके उड़ जाता है। तो दोस्तों रॉकेट के पीछे हमने आग लगाई और आग लगाने पर उसने क्रिया की, हमारी क्रिया के फलस्वरूप ही रॉकेट का ऊपर उड़ा, इसलिए इसे क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? नाव के किनारे से कूदने पर पीछे की ओर गिरना। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे पानी है और इस पानी में मित्रों आपकी क्या है? नाव है, ठीक है। ये आपकी नाव है, ठीक बात है। दोस्तों आप यहाँ पे बैठे हैं, आप अब इधर कूदना चाहते हैं। अब आप यदि इधर से इधर कूदेंगे तो क्या होगी? आपके कूदने पर आपने क्रिया की, लेकिन जैसे आप कूदेंगे तो ये नाव आपकी क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया करके नाव पीछे की ओर भागेगी और आप यहाँ पे गिर जाएंगे। समझे दोस्तों? आइए तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कहता है बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना। क्या लगना? बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना। आइए इसको भी समझते हैं। कैसे समझेंगे दोस्तों? मान लीजिए ये आपकी बंदूक है। क्या है दोस्तों? बंदूक है। अब आप जब इस बंदूक को चलाएंगे दोस्तों तो बंदूक को चलाने पे इधर से गोली निकलेगी और आपका हाथ यहाँ पे होगा। तो जब आपका हाथ यहाँ पे होगा तो इधर से क्रिया होगी, क्रिया के फलस्वरूप गोली निकलेगी और जब आपने क्रिया की तो बंदूक प्रतिक्रिया करेगी तो आपको दोस्तों झटका महसूस होगा। क्या महसूस होगा? झटका महसूस होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।